अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा इसमें पार्ट 2 टेक्स्ट बुक यानी भाग 2 के जो पार्ट है टेक्स्ट बुक में यानी पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें जो है एस्से के बारे में हमें पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि एस्से का मतलब क्या है, एस्से में किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एस्से के किस्म कितने हैं और एस्से को किस तरह से डेवलप करना यानी लिखना, और एस्से के जो स्टेप्स, तो स्टेप में से इससे जो लिखते हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना करके बताया था। तो उसमें से 2 स्टेप्स के बारे में तुम ना डिटेल से पार्ट 1 में बता करूँ, तो उसका आज कंटिन्यू पार्ट है। एस्से में जब तुम्हें लिखती या डेवलप करती एस्से को, प्रबंधा को, तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना, उसमें से 2 स्टेप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज हमें तीसरे स्टेप से जो है डिस्कस करेंगे या जानेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो एस्से का जो लिखने के टाइम में तीसरा स्टेप्स आता है। तो पहले 2 स्टेप्स जैसा कि तुम्हें मालूम है एस्से रेटिंग में पहले के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पीटी के इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि इसमें शॉर्ट एंड स्वीट से हमें टॉपिक के बारे में बताना, दूसरा डिटेल से हमें उस टॉपिक के बारे में बताना। तो उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन और क्या क्या पॉइंट्स को याद रखना है, तमाम चीज़ें पार्ट 1 में बताया। तो आज हमें उस एस्से को एंड किस तरह से करना, मुक्ताय अथवा उपसंहार। तो ये पेज नंबर तुम ना 59 पुटದ संख्ये 59 पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में मिल जाता है। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज जो है मैं दिखा रहा हूँ सो, तो उसमें अब एस्से जो लिखती हूँ तुम्हें राइटिंग है उसमें तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप्स क्या है, मुक्ताय अथवा उपसंहार। मुक्ताय का तो एंड पार्ट, एंड करना या फिर क्या करती ख़त्म करना, उसको बोलते हैं मुक्ताय और अथवा उपसंहार, एंड पार्ट या फिर ख़त्म करना। एक्सक्यूज मी, एंड पार्ट या फिर ख़त्म करना, उसको बोलते हैं मुक्ताय अथवा उपसंहार। तो जब एस्से तुम्हें लिख जाती तो इंट्रोडक्शन पार्ट भी होगा, उसमें के बाद में विषय विवरण है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी हो गया। अब उसको एस्से को कैसा ख़त्म करना, क्या स्टेप्स फॉलो करना अगर को वो स्टेप्स में अब बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ों को हमें जहन में रखना जब एस्से को ख़त्म करने को जा रही। ಪ್ರಬಂಧ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಭಾಗ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ತೀರ್ಮಾನ, ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಸೂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಪೀಠಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಮುಕ್ತಾಯವು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು. तो मुक्ताय या फिर जो एंड पार्ट जो है, ओके, तो उसको बोलते हैं मुक्ताय और उपसंहार, कंक्लूजन करके बोलते हैं, इसको कंक्लूजन पार्ट भी बोलती है। ओके, तो ये कंक्लूजन का पार्ट उपसंहार या एंड पार्ट मुक्ताय, ये पार्ट में क्या ध्यान रखना, हमें क्या जहन में रखना का, तो प्रबंध एक एस्से पूर्णवागಬೇಕಾದರೆ, एक एस्से कंप्लीट हो रहा है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट बन रहा है, तो ये भाग, ये पार्ट जो है, ये स्टेप्स जो है बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगत्या। ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायना रखता है। कौन सा, कंक्लूजन पार्ट या फिर एंड पार्ट। तो इससे तुम ना कंप्लीट हो रहा है तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रबंधದಲ್ಲಿ एस्से में चर्चिಸಿರುವ यानी डिस्कस किए गए यानी बात किए गए प्रमुख अंशಗಳನ್ನು, जो बताए गए जो मेन पॉइंट्स को ಇಲ್ಲಿ इसमें सारांश रूपದಲ್ಲಿ यानी समरी के किस्म में, समरी के रकम में, समरी के टाइप में जो है दे सकती, ನೀಡಬಹುದು। तो यहाँ क्या बोल रही, मुक्ताय अथवा उपसंहार एंड पार्ट या फिर कंक्लूजन पार्ट में एक एस्से कंप्लीट हो रहा है तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी पार्ट, ये कोसा कंक्लूजन या फिर एंड पार्ट। और एस्से में जो हमें ऑलरेडी जो बिगिनिंग 2 पॉइंट में जो डिस्कस करी, जो उसमें के मेन पॉइंट्स को यहाँ पे एक समरी के रूप में जो है हमें दे सकती इस पार्ट में। और इल्लवे या फिर तीर्मान, एक डिसीशन या चिंतनेगे प्रेರಣೆ, एक सोच की इंस्पिरेशन, या समस्यೆಗಳ एक प्रॉब्लम्स का हल, परिहार, सूत्रಗಳು, फार्मूला इत्यादि वगैरह वगैरह अंशಗಳನ್ನು, वगैरह वगैरह पॉइंट्स को जो है इसमें
मेंशन किया जाता है, सूचिसಬಹುದು। या क्या बोल रही, या फिर डिसीशन या सोच की जो है इंस्पिरेशन और प्रॉब्लम्स का जो है हल निकालने का और फार्मूला वगैरह वगैरह पॉइंट्स को जो है यहाँ पे मेंशन किया जाता है। पीठिಕೆಯಂತೆ इंट्रोडक्शन की तरह ही जो है मुक्तायವು जो एंड पार्ट या कंक्लूशन भी जो है हितमितವಾಗಿ एक अच्छे से रहना और शॉर्ट से भी रहना और आकर्षकವಾಗಿರ बहुत अट्रैक्टिव भी रहना, शॉर्ट एंड स्वीट रहना और अट्रैक्टिव भी रहना। जिस तरह पीठिके में शॉर्ट एंड स्वीट से बया जाता है, उसी तरह मुक्ताय और उपसंहार कंक्लूजन एंड पॉइंट में भी जो है पीठिके की तरह जो है शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अट्रैक्टिव रहना। एंड पार्ट या फिर कंक्लूजन, इसमें क्या बोल रही, एस्से कंप्लीट हो रहा तो इसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन या फिर एंड पार्ट। एस्से में जो डिस्कशन किए गए मेन पॉइंट्स को यहाँ पे समरी के रकम में जो है दे सकती, या फिर डिसीशन या सोच के लिए जो इंस्पिरेशन या प्रॉब्लम्स का हल निकालना या फार्मूलास वगैरह पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन की पार्ट की तरह ही जो है एंड पार्ट भी जो है शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत अट्रैक्टिव रहना। तो समझ में आया ना। तो तीसरा स्टेप्स में ये तमाम चीज़ें रहना, कंक्लूजन या फिर एंड पार्ट। तो तीन पॉइंट भी कवर हो गए। तो एस्से रेटिंग में 3 स्टेप्स से हंतगलु यानी स्टेप्स, एक पीठिके इंट्रोडक्शन पार्ट, विषय विवरणे यानी कंटेंट डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल से उस टॉपिक के बारे में लिखना, तीसरा एंड पार्ट या कंक्लूजन पार्ट, उसको कहते हैं उपसंहार या फिर मुक्ताय। ये तीनों पॉइंट हमें डिस्कस कर डाले अब एस्से में। अब आगे एस्से के बारे में क्या बोल रही, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हमें ध्यान में रखना, यानी हमारे जहन में रखना। तो क्या वो, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ सूचिಸಲಾಗುತ್ತದೆ। यानी इसमें क्या बोल रही, प्रौढ़शाला यानी हाई स्कूल विद्यार्थीगळादा, आप जो है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको निಮಗೆ तो तुमना परीक्षेली, तुमना जो है तुम्हें जो है हाई स्कूल स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं प्रौढ़शाला। तो तुम्हें जो है एग्ज़ाम में परीक्षೆಯಲ್ಲಿ तुमना एग्ज़ाम में जो है 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು 3 टॉपिक्स को 3 सब्जेक्ट को यानी 3 टॉपिक्स को देती ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದಾದರೂ उन 3 टॉपिक में किसी भी ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ एक सब्जेक्ट एक टॉपिक के जुड़े हुए संबंधिಸಿದಂತೆ प्रबंधವನ್ನು एस्से को जो है लिखो बರೆಯುವಂತೆ यहाँ पे मेंशन किया जाता है, सूचिಸಲಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ पे बोल रही फर्स्ट 2 लाइन में हाई स्कूल स्टूडेंट्स तुम्हें ओके, तुम ना एग्ज़ाम में क्या करती 3 टॉपिक्स देती, तो उसमें से किसी भी एक टॉपिक से जुड़े हुए एस्से को लिखो करको तुम ना किसी एक टॉपिक के बारे में डिटेल से लिखो करको तुम ना मेंशन किया जाता है। 15 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿರೂಪಣೆ, ಶೈಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಶುದ್ಧತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆಯಬೇಕು। यानी 15 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ 15 लाइन्स के मीरदंते 15 लाइन से जो है 15 लाइन से ज़्यादा मीरदंते यानी 15 लाइन से ज़्यादा जो है प्रबंधದಲ್ಲಿ एस्से में जो है ನೀವು तुम्हें जो है विषयವನ್ನು यानी उस टॉपिक के बारे में ಯಾವ ರೀತಿ किस तरीके से जोड़िसिದ್ದೀರಿ जमा कर जो है एक्सप्रेस कर रही, उसमें नरेशन निरूपणे और तुम्हें तुम्हारा स्टाइल और शैली का तो स्टाइल, भाषा शुद्धता यानी लैंग्वेज की फ्लुएंसी, कितना पाक ज़बान लैंग्वेज इस्तेमाल करको लिख रही इत्यादिಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह इन चीज़ों को देखा जाता है, उसमें ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। यानी एस्से जब देती तुम ना किसी 3 टॉपिक देती, उसमें से एक टॉपिक को लिखना, वो भी कितने 15 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना करको देती। और एस्से में तुम्हें जो है एक टॉपिक को जब लिखती वो किस तरह से जोड़ जोड़ कर तुम्हें उसमें पॉइंट्स को लिखी, नरेशन कैसा करी, स्टाइल कैसा है तुम्हारा, और तुम्हारी फ्लुएंसी क्लियरिटी कैसा है, ओके, लैंग्वेज फ्लुएंसी कैसा है, वगैरह वगैरह चीज़ों को देखा जाता है। अगर तुम ना प्रॉपर मार्क्स होना, फुल मार्क्स होना एस्से में।
ಸೊ ಆದುದರಿಂದ इसलिए ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯ ಎಸ್ಸೆ राइटिंग में 3 ಹಂತಗಳನ್ನು, तो उस वास्ते एस्से राइटिंग में जो ऊपर में बताया 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स को तुम्हें गमनदಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು अपने नज़र में रखते हुए, अपने जहन में रखते हुए, ये 3 स्टेप्स को अपने जहन में रखते हुए लिखना, ಬರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ इसमें निಮಗೆ तुमना जो है अनुकूलवागलेंदु तुमना मदद होंदे करको, तुमना जो है इसमें यहाँ मदद होंदे तुम्हारी क्लास को करको ಒಂದು एक प्रबंधದ एस्से की जो है मॉडल को, मादरी एक एस्से का मॉडल नीचे दिया गया है, ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು तुम्हें जो है ಅದರಂತೆ उसी तरह से तरीके से ಯಾವ ವಿಷಯ, उसी तरीके से कौन सा टॉपिक ನೀಡಿದರು दिए तो भी अಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ क्लीन तरीके से, अच्छी तरीके से जो है प्रबंध बರೆಯಲು, एस्से को लिखने के वास्ते तुम्हें एबल रहना, समर्थरागिरಬೇಕು. ओके, तो इसमें क्या बोल रही, हाई स्कूल स्टूडेंट तुम्हें एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम लिखने के वास्ते 3 टॉपिक्स को जो है दिया जाता है. तो उसमें से कौन सा भी एक टॉपिक से जुड़ा हुआ जो है एस्से को तुम्हें लिखना कर को मेंशन किया जाता है, वो भी कितना, 15 लाइन से ज़्यादा नहीं. और एस्से में तुम्हें जो है टॉपिक्स को किस तरीके से तुम्हें जोड़कर लिखी, तुम्हारा नरेशन कैसा है, स्टाइल कैसा है, लैंग्वेज फ्लुएंसी कैसा है, वगैरह वगैरह चीज़ों को देखा जाता है. इसलिए जो है एस्से की जो राइटिंग है उसमें जो 3 स्टेप्स जो है हमें जहन में रखते हुए लिखना, तो इसमें तुमना यूज़फुल होंदे, तुमना मदद होंदे करको यहाँ टेक्स्ट बुक में एक एस्से का मॉडल जो दिया गया है नीचे, तो तुम्हें उसी तरीके से कौन सा टॉपिक दिए तो भी, अगर ये टॉपिक के अलावा दूसरा कौन सा टॉपिक भी दिए तो भी उसको अच्छी तरीके से जो है एस्से को लिखने तुम्हें जो है क्या रहना, तुमना वो स्किल आ जाना, वो तुमना अच्छा लिखना आ जाना, एबिलिटी आ जाना अगर को बोल रही. तो टॉपिक क्या है देखेंगे, 2 टॉपिक का देखो ही, एक टॉपिक उन्होंने दी प्रकृति विकोपा कर को, और एक टॉपिक का बारे में उन्होंने देखो नहीं, विषय विचारा आरोग्य कर को, एक व्यक्ति विचारा किसी भी आदमी के बारे में लिखो कर को, और एक आरोग्य हेल्थ के बारे में कर को. तो 2 उन्होंने देखो नहीं, एक उन्होंने देखो ही. तो उसमें का प्रकृति विकोपा, तो ये एक एस्से का टॉपिक तुमने 301 टॉपिक, तो इसके बारे में तुम्हें एस्से लिखना. तो अब हमें प्रकृति विकोपा का तो क्या, तो इसमें एस्से कैसा इन्होंने लिखो ही, ये तमाम चीज़ें ये स्टेप्स फॉलो करते हुए अब हमें सीखेंगे. तो सबसे पहले अब मैं एक तरफ स्क्रीन में पिक्चर्स भी उठा लेता हूँ, तो पिक्चर के साथ साथ समझेंगे तो और भी अच्छा समझ में आता है. प्रकृति विकोपा, तो ये एक टॉपिक है, तो ये एक एस्से राइटिंग का एक टॉपिक. प्रकृति विकोपा का तो क्या, नेचुरल डिजास्टर करको ये एक टॉपिक दी, इसके बारे में एस्से लिखना. अब हमें तो क्या है, प्रकृति विकोपा मतलब नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती जो आफतें, कुदरती तौर पर जो आफतें आती तो उनको बोलते प्रकृति विकोपा, नेचुरल डिजास्टर. कन्नड़ा में प्रकृति विकोपा, इंग्लिश में उसी को कहते हैं नेचुरल डिजास्टर करको, और उर्दू में बोलती हूँ उसको जो है कुदरती आफतें. कुदरती आफतें का तो क्या, कैसे कैसे किस्म के आती, तो क्या कर सकती इसमें, ये तमाम चीज़ें हमें अब ये एस्से राइटिंग में जो इस टॉपिक के ऊपर डेवलप करने को जाएंगे. अब उन्होंने ऐसा दे डालते हैं एक टॉपिक प्रकृति विकोपा, इसके बारे में प्रबंध बरेरी करको, यानी प्रकृति विकोपा एक टॉपिक है, यानी नेचुरल डिजास्टर कर, इसके बारे में एस्से लिखो करको दे डाल दी. अब तुम्हें पॉइंट्स इस तरह से डेवलप करने को जाना, इसमें तुमने कितने मैक्सिमम पॉइंट्स तुम्हें याद हो सकती हैं उतने तुम्हें प्रिपरेशन हो को जो है लिखना. तो अब हमें टॉपिक की तरफ में जाएंगे, क्या क्या ही पॉइंट्स हमें 1 by 1 समझते हुए जाएंगे. एक्सक्यूज मी,
तो क्या बोल रही इसमें, नम्मा, तो टॉपिक में प्रकृति विकोप नेचुरल डिजास्टर में क्या बोल रही, फर्स्ट शॉर्ट एंड शीट में नेचर, प्रकृति का तो नेचर, एनवायरनमेंट वो का तो क्या, विकोपा का तो क्या करको मेंशन करना, मैं ऑलरेडी बोली पीठिके, तो पीठिके वाला पॉइंट, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಮರ ಗಿಡಗಳು, ನಾವಿರುವ ಭೂಮಿ, ಸಾಗರ, ಸರೋವರಗಳು, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪರಿಸರವೆನಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट में बयां कर रही पीठिके में, ನಮ್ಮ हमारे, ಸುತ್ತಮುತ್ತ हमारे इर्द गिर्द, इरुवा रहने वाले, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ पहाड़े, मर गिड़गलु पेड़ पौधे, नाविरुवा और हमें रहने वाले, भूमि ज़मीन, सागरा यानी ओशन समंदर, दरिया समंदर, सरोवरगलु दरिया, हಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು पॉन्ड्स लेक्स, पशु पक्षिगलु जानवर और परिंदे, अरण्य जंगले, गाड़ी हवा, आकाश आसमान, इवेल्लवू सेरिए सब मिलाकर जो है परिसरवेनिसिदे, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर परिसरा या फिर एनवायरनमेंट प्रकृति को बोलती. ई परिसरवन, इसी एनवायरनमेंट को, इसी नेचर को प्रकृति अथवा एनवायरनमेंट या फिर निसर्गा कर को भी बुलाया जाता है. तो इसमें क्या बोल रही है पार्ट में, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले पहाड़े, पेड़ पौधे और हमें रहने वाले ज़मीन, समंदर और दरिया, पॉन्ड्स लेक्स और जानवर परिंदे, जंगलें, हवा, आसमान, ये सब को जो है एनवायरनमेंट परिसरा अगर को बोलती है. तो इसी एनवायरनमेंट को जो है प्रकृति या फिर निसर्ग यानी नेचर कर को बोला जाता है. अब आगे क्या बोल रही, ಪರಿಸರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. अगला पार्ट बोल रही, एक ಪರಿಸರವನ್ನು, इसी नेचर को, इसी एनवायरनमेंट को यानी प्रकृति को मुख्यವಾಗಿ मेनली प्राकृतिक परिसर, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक का तो अपने आप ही जो कुदरती तौर से बना हुआ है उस तरह का इन्वायरमेंट, मत्तु और मानव निर्मित मैन मेड या फिर इंसान ने बनाया हुआ एनवायरनमेंट नेचर परिसरवेंदु उसको हमें डिवाइड करती यानी क्लासिफाई करती, विभागित यानी नेचर को दो टाइप में क्लासिफाई करती. एक जो है कुदरती अपने आप ही जो बना इस तरह का एनवायरनमेंट प्राकृतिक का परिसर, और दूसरा जो है मैन मेड इंसान ने बनाया हुआ, इंसान से बनाया हुआ नेचर. तो इस तरह से दो किस्मों के तरीके से हमें उसको क्लासिफाई करती, किसे नेचर को या फिर एनवायरनमेंट प्रकृति को. बाद में बोल रही नदी यानी एक दरिया, समुद्र समंदर, सरोवरा यानी वो भी दरिया, अरण्य यानी जंगल, बेट्टा गुड्डा पहाड़, पर्वत आगतो माउंटेन्स ಮುಂತಾದಗಳು वगैरह वगैरह जो है प्राकृतिक परिसरवाದರೆ एक ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ हुआ तो ಕಟ್ಟಡಗಳು बिल्डिंग्स, कृषि भूमि यानी अग्रिकल्चर लैंड, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು इंडस्ट्रीज, ನಗರಗಳು सिटीज़, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು डैम्स, कालुवे नहरें, रस्तेಗಳು रोड्स, ये सभी जो है मानव निर्मित परिसरवाಗಿದೆ. ये सभी जो है मैन मेड एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन मेड इंसान के ज़रिए से बनाया हुआ एक नेचर है कर को बोल रहे हैं. तो दो किस्में हैं बोलिया, एक कुदरत में या एनवायरनमेंट में दो किस्में, एक अपने आप ही बना हुआ कुदरत है और दूसरा इंसान के ज़रिए से बनाया हुआ एनवायरनमेंट नेचर. एक अपने आप से जो कुदरत की तौर से बनाया हुआ नेचर, दूसरा जो है इंसान के ज़रिए से बनाया हुआ नेचर. ऐसा दो किस्में हैं कर को बोलिया, राइट. तो उसमें से सबसे पहला किस्म जो अपने आप से बना हुआ कुदरती जो है नेचर कौन सा का, तो एक तालाब, समंदर, दरिया और पहाड़ है ना, जंगल, पहाड़, माउंटेन्स वगैरह वगैरह को जो है एक प्राकृतिक परिसर बोलते हैं, यानी कुदरती तौर से बना हुआ नेचर बोलती है. नेक्स्ट कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट जिसमें बिल्डिंग्स देखा जाता है, एग्रीकल्चर लैंड जो खेती की ज़मीन, फैक्ट्रीज,
शहरों को देखा जा सकता है, और डैम्स, नहरें, जो पानी बहने वाले नहरें, और रोड्स, ये तमाम चीज़ों को जो है मैन मेड एक एनवायरनमेंट या इंसान के ज़रिए से बनाया हुआ एक एनवायरनमेंट, नेचर करको बोला जाता है। ಪರಿಸರವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ क्या बोल रही, ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಹವಾಮಾನದ ಏರುಪೇರುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಸುನಾಮಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಭೂಕಂಪ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रही, तो अब इसमें इतना तक तुम ना समझा ले, प्रकृति विकोप में प्रकृति का तो क्या, एनवायरनमेंट का तो क्या, उसी को परिसरा भी बोलते हैं, प्रकृति का तो भी परिसरा का तो भी वोच. तो फर्स्ट अब हम ना इतने लाइन में समझा कि प्रकृति विकोप में प्रकृति का तो क्या, एनवायरनमेंट का तो क्या करके डिटेल से समझाए. अब उसमें विकोप और डिजास्टर के बारे में बता रही हैं, यानी प्रकृति का तो क्या, विकोपा का तो क्या पीटीके में बता रही सो, वैसा का तो मतलब क्या करको यहाँ बता रही सो. ओके, तो नेक्स्ट अब विकोपा का तो क्या करको बोल रही है लाइन्स में, तो क्या बोल रही, परिसरवन्नु बिट्टू, यानी इसी एनवायरनमेंट को छोड़कर या नेचर को छोड़कर मनुष्य, इंसान जो है जीवना, इंसान जो है जीने के लिए पॉसिबल नहीं है, साध्यवे इल्ला. इस एनवायरनमेंट को छोड़कर, इस एनवायरनमेंट को जो है छोड़कर, इस नेचर को छोड़कर इंसान जो है जीने के वास्ते जो है हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें इस नेचर में ही रहना. आदरे, लेकिन, इंदु, आज, मनुष्य, इंसान जो है तन्ना, अपना जो है स्वार्थक सुखक्कागी, अपने सेल्फिश खुशी के लिए, अपने सेल्फ की जो है खुशी के लिए क्या कर रहा है, ಪರಿಸರವನ್ನು, एनवायरनमेंट को, नेचर को दुर्बಳಕೆ, मिसयूज उन्हें कर ले रहा, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, मिसयूज कर ले रहा है. ಪರಿಸರವನ್ನು, और इसी एनवायरनमेंट को ने क्या कर रहा है, हालू ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, खराब कर रहा है. ಇದರಿಂದಾಗಿ, इस वजह से क्या हो रहा है, अतिवृष्टि यानी हैवी रेनफॉल हो रहा है, अनावृष्टि देयर इज नो रेनफॉल हो रहा है. अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ना, अनावृष्टि का तो बारिश ही नहीं पड़ना. सो हवामानदा और वेदर की जो है ಏರುಪೇರುಗಳು, अप एंड डाउन्स जो है आकर संभविसी, यानी वेदर में जो है ऊंच नीच होकर उससे क्या हो रहा है, सुनामी. तो नेचुरल डिजास्टर के पिक्चर दिखा रही, तो प्रकृति विकोपा का तो देखो ऐसा होता है, बारिश हेवी फॉल हो जा रहा, बारिश ही नहीं, सो कैसा हो रहा है. तो आगे बोल रही हैं सुनामी, सुनामी का तो कुछ इस तरह से आता है. ये सब जो है नेचुरल डिजास्टर्स, देखो हैवी बारिश, पानी आ जाता है, कुदरती तौर से होने वाले नुकसान कौन भी इंसान कर रहा नहीं, कुदरती तौर से हो रहा, लेकिन इसकी वजह भी इंसान है करके बता रही है. तो यहाँ पे सबसे पहले सुनामी बोलती, सुनामी का तो जो समंदर में जो अर्थक्वेक होता है, ओके, भूकंप होता है, तो उसको बोलती है सुनामी उठती है करको. तो सुनामी कुछ इस तरह से होता है. तो सुनामी, बाद में बोल रही प्रवाह, फ्लड, सुनामी, प्रवाह यानी फ्लड. फ्लड को क्या बोलती, प्रवाह. अगर को फ्लड कैसा रहता है, जो ऐसा पूरा पानी सब घुस को पूरा बस्ती गांव भूले को चल जाता है, तो उसको बोलती प्रवाह. ओके, फ्लड आ जाता है. तो ये एक सुनामी, दूसरा प्रवाह, फ्लड. चंडमारुता, स्टॉर्म, तूफान. चंडमारुता यानी स्टॉर्म्स, जो समंदर से जो निकलने वाले स्टॉर्म्स, ओशन स्टॉर्म, रिवर स्टॉर्म, ओके, या चंडमारुता या तूफान. भूकंप, जलजला ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह. प्रकृति यानी एनवायरनमेंट के, नेचर के जो है विकोपಗಳು, डिजास्टर जो है, जो कुदरती आफतें जो है इससे पैदा हो रही, उंटागुत्तिवे. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो चंडमारुता, स्टॉर्म कैसा रहता है दिख लिया तुम्हें पिक्चर पहले, स्टॉर्म का तो ऐसा रहता है, स्टॉर्म का तो ऐसा रहता है. तो ये है स्टॉर्म, इस तरह से तूफान आना.
ये है भूकंप, अर्थक्वेक, यानी ज़मीन देखो ऐसा खिंच जाती है, ज़मीन जो है देखो ऐसा धंस जाती है, ऐसा ज़मीन का हिस्सा ये हो जाता, तो इससे बिल्डिंगां लुढ़क जाती, घरां लुढ़क जाती, मकानां लुढ़क जाती, तो ज़मीन ऐसा होगी तो क्या होता, तो इस हालत को बोलती हैं जलजला। तो ये एक भूकंप। तो नेचुरल डिज़ास्टर, इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर आ सकती, कुदरती आफतें, जैसे कि पहला सुनामी, दूसरा प्रवाह फ्लड, और चंडामारुता स्टॉर्म या तूफान, और भूकंप अर्थक्वेक ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह जो है प्रकृति विकोपಗಳು, नेचर के जो डिजास्टर्स, एनवायरनमेंट के जो डिजास्टर जो है इससे पैदा होती, उंटागुत्तिवे। तो इसमें क्या बोल रही इस टॉपिक में, इस एनवायरनमेंट को छोड़कर इंसान जो है जीने के लिए नहीं होता, लेकिन आज जो है इंसान अपने सेल्फिश और खुशी के लिए इस एनवायरनमेंट का मिसयूज़ करने को आ रहा है और इस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा, हाल कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो है हेवी रेनफॉल हो रहा है, या फिर देयर इज़ नो रेनफॉल, बारिश ही नहीं आ रहा है, बंजर हो जा रही है ज़मीन, और जो है वेदर का अप एंड डाउन हो रहा है, यानी मौसम में चेंजेस आ जा रहा है, और साथ में सुनामी दिखाया पिक्चर, सुनामी आ रहा है, फ्लड आ रहा है, प्रवाह आ रहा है, और चंडामारुता स्टॉर्म हो रहा है, और तूफान आ रहा है, और भूकंप यानी जलजला वगैरह वगैरह, इस तरह के जो है कुदरती आफतें जो है आज के दौर पर जो है पैदा हो रही। तो इसमें प्रकृति विकोपा में प्रकृति एनवायरनमेंट का तो क्या क्या आता है, इसमें कितने किस्म ही, नेक्स्ट एनवायरनमेंट का जो विकोपा यानी डिज़ास्टर का तो क्या, उसमें क्या क्या डिज़ास्टर आ सकती है, इतना जो है पीटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में शॉर्ट एंड स्वीट से बताएं। अब विषय विवरण डिटेल से उसके बारे में बता रही हैं। अब कुछ मिसाल देते हुए बताना इसमें, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿ ಎಂದೂ ಬೀಳದಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು, ಊರುಗಳು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವು, ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ಉರುಳಿದವು, ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಯಿತು, ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ, ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದ ಗತಿ ಬಂತು. ಸರಕಾರವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ದೋಣಿ ತೆಪ್ಪಗಳ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತು. तो इसमें क्या बोल रही, इत्तीचिನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, आजकल के जो मौजूदा सालों में उत्तर कर्नाटकದ नॉर्थ कर्नाटक के हलवु जिल्ಲೆಗಳಲ್ಲಿ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अतिवृष्टि यानी हेवी रेन फॉल होको, बहुत ज़्यादा बारिश पड़को उंटागी ಎಂದೂ ಬೀಳದಷ್ಟು, कभी नहीं पड़े सोता जो है मड़े सुरीतु, बारिश यहाँ पे पड़ा, कभी नहीं पड़े सोता बारिश यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटक में अतिवृष्टियों को पड़ा है. ಊರುಗಳು और गांव जो है जल प्रलयदल्ली, इस फ्लड में जब हेवी रेनफॉल होता है तो जल प्रलय यानी फ्लड आता है, प्रवाह को गांव का गांव जो है क्या होता है, डूब जाता है, मुಳುಗಿದವು, जैसा कि देख सकती हैं. तो ये हुआ, हेवी रेनफॉल हुआ, नदी नाले भर गए, तो पानी जो है डैम से भी ऊपर आकर जो है बहने लगा पानी, तो इस तरह से गांव में घुसता है, तो गांव की आबादी की तरफ घुसता पानी, जो गांव के जानवर हैं, उनके घरें हैं, तमाम चीज़ें डूबती. तो वो बता रही थी. तो क्या बोल रही, रिसेंट के सालों में जो नॉर्थ कर्नाटका में, हमारे नॉर्थ कर्नाटका में जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें अतिवृष्टि आकर यानी हेवी रेनफॉल होकर कभी नहीं पड़े सोता जो है रेनफॉल होता, ಬೆಳೆ ಸಿರಿಯಿತು. तो उसके बाद क्या आता, ಊರುಗಳು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವು, गांव क्या होती उसमें फ्लड में प्रवाह को जलप्रलय आगा तो फ्लड आता, इस तरह से आको सारा का गांव, सारा गांव जो है डूब जाता है.
बाद में क्या बोल रही, ಸಾವಿರಾರು, ಸಾವಿರಾರು हज़ारों तादाद में मनेगड़ू, हज़ारों तादाद में जो है उसमें क्या आती, उसके चपेट में जो है घरा आग को क्या होती, उन्हों भी डूब जाती, उन्हों भी गिर जाती, उरुಳಿದವು। और जना और आदमियाँ, लोग, पीपल्स जो हैं, ಹಾಗೂ और ಜಾನುವಾರುಗಳು और एनिमल्स यानी जानवरें, इन्हों प्राण, इन्हों अपने जान को जो है खोया है, कಳೆದುಕೊಂಡವು, इन्होंने अपनी जान को खोया है, इनका जान और माल का जो है नुकसान हुआ है। और साथ में इतना ही नहीं, लक्षांतर बेलिया, लाखों की तादाद में जो है, लाखों की जो वैल्यू रखने वाली जो क्रॉप्स रहते हैं, फसल रहते हैं, बेले या बेड़े, लाखों की तादाद में जो फसल है, जो वैल्यू वाली फसल है, बेले या बेड़े, वो भी जो है ख़राब हो गई, हाड़ाइतु। तो लाखों की जो वैल्यू रखने वाली, लक्षांतरा बेले या लाखों की जो वैल्यू रखती है, इस तरह की वैल्यू रखने वाली जो फसल जो है, बेड़े, ये भी ख़राब हो गई। और बहुतेक ಜನರಿಗೆ, और बहुत सारे लोगों को, निल्ललु नेले इल्लदा, रहने के वास्ते जगह नहीं सका, तिन्नलु और खाने के वास्ते आहारविल्लदा, फूड नहीं सका, गति बंतु और खाने को खाना नहीं सका, जो है हालत आ गई। और सरकारವು और गवर्नमेंट जो है हेलीकॉप्टरಗಳ ಮೂಲಕ, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से ಜನರಿಗೆ, लोगों को जो है कुछ राहत पहुंचाने के वास्ते आहार ಪೊಟ್ಟಣಗಳು, फूड के पैकेट्स, इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, वितरिಸಿ, दोणी और बोट्स के ज़रिए से, ತೆಪ್ಪಗಳ ಮೂಲಕ, जो छोटी कश्तियाँ आती हैं, बड़ी कश्तियाँ आती हैं, इनके ज़रिए से सुरक्षित ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, सेफ प्लेसेस में जो है ಜನರನ್ನು, लोगों को और जानवरों को जो है, जानवरಗಳನ್ನು यानी जानवरों को पहुंचाया गया, स्थलांतरिसितु। गवर्नमेंट जो है इस तरह के एक्शन लेते थे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से लोगों को जो है पैकेट्स पहुंचाया जाता है खाने के, बाद में कुछ कश्तियों के ज़रिए से एक सेफ प्लेस में लोगों को और जानवरों को जो है, जो एक्सचेंज के वहाँ पे जो है उनको भेजा जाता है। तो यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर देखो बता रही कि मौजूदा जो साल में जो नॉर्थ कर्नाटका में जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे ज़िलों में जो हैवी रेनफॉल हुआ, अतिवृष्टि उठा, इससे क्या हुआ, कभी नहीं पड़े सोता बारिश पड़ा, तो गाँव जो है इससे क्या हो गए, फ्लड के चपेट में आ गए, प्रवाह आ गया। तो उसमें क्या होता है, ऐसा पानी घुस गया तो हज़ारों तादाद में घर जो है गिर गए, लोग और जानवर जो है अपना जान को गंवाए, और लाखों की वैल्यू रखने वाली जो है फसल जो है ये ख़राब हुई, और बहुत सारे लोग जो है रहने के वास्ते ज़मीन नहीं रह सका और खाने के वास्ते खाना नहीं सका, जो हालात आ गए। तो गवर्नमेंट भी क्या करी, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से उन लोगों को तो फूड के पॉकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी, और जो है कश्ती, बड़ी कश्ती और छोटी कश्तियों के ज़रिए से उनके ज़रिए से जो है सेफ प्लेस को जो है लोगों को भेजा गया, लोगों को और जानवरों को। तो आगे क्या हुआ देखेंगे। तो ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವುದನ್ನು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬೆಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ बरा परिस्थिति इरुವುದು कंडु बंदिदे. वाडिकेयंते जैसा मौजूदा जो बोल रही उसके तहत बरबेकादष्टु जो आना चाहिए था उतना मಳೆ ಬಾರದಿರುವುದನ್ನು, बारिश नहीं आया, जितना आना था बारिश उतना नहीं आया. इससे क्या हुआ, अनावृष्टि, देयर इज़ नो रेनफॉल हुआ, देयर इज़ नो रेनफॉल, हाँ बारिश ही नहीं आया. इससे क्या हुआ, इसको बरा कर को बोलती हैं कन्नड़ा में, अनावृष्टि को बरा बोलती हैं. बारिश का एक बूंद भी नहीं पड़ना, वहाँ पे ज़मीन बंजर हो जाती, तो उसको बोलते हैं अनावृष्टि की हालत, बरा की हालत आ गई. तो उस टाइम पे बारिश ही नहीं आया तो क्या होता है, तब बेड़े इरुವುದಿಲ್ಲ, फसल उगती नहीं, फसल नहीं रहती वहाँ. कुड़ियल्लू और पीने के वास्ते नीरू, पानी जो है मिलता नहीं, ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, पीने के वास्ते पानी भी नहीं मिलता. और जनरिगे, लोगों को, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ और जानवरों को, लोगों को और जानवरों को आहार, खाना ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಭಾವ, पानी की जो है कमी इससे पैदा होती, ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. तो इत्तीचेगे मौजूदा जो है कर्नाटकದ अनेक जिल्ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, कर्नाटक के बहुत सारे ज़िलों में जो है बरा परिस्थिति, इस तरह की बरा यानी देयर इज़ नो रेनफॉल की हालत आकर
जो है इस तरह की चीज़ों को भी देखा जा सकता है। तो ये हुआ प्रकृति विकोपा। इसमें प्रकृति विकोपा में प्रकृति का तो क्या, विकोपा का तो क्या, और जो है एग्जाम्पल के तौर में जो नॉर्थ कर्नाटका का एग्जाम्पल देखो, जो है जिस तरह से हेवी रेनफॉल हो, जो फ्लड आगा तो उससे क्या क्या नुकसान हुए, तमाम चीज़ें बताए गए। तो इसी का कंटिन्यूटी पार्ट विषय विवरण है, और जो है एंड पार्ट यानी उपसंहार कंक्लूजन ये अगले क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे।